आज हम आपके साथ एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है ब्रिटिश उपनिवेशवाद, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ठीक है, हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ब्रिटिश उपनिवेशवाद क्या है। जैसा कि आपको पता होगा 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। और इस बैटल ऑफ प्लासी में जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला पराजित होता है, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पराजित होने के साथ ही ऐसा माना जाता है कि भारत में विधिवत रूप से ब्रिटिश उपनिवेशवाद, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की शुरुआत होती है। और यह 1947 में भारत के आज़ादी के साथ इसे मुक्ति मिलता है। तो इस तरह से आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई है। इस क्रम में क्या सब हुआ है और 1947 में भारत के आज़ादी के साथ ही हमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति मिला है। ठीक है, अब सवाल यह है कि जब 1947 में क्या हो रहा है, जब 1947 में देश के आज़ादी के साथ भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति मिल चुका है, तो आखिर हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अध्ययन क्यों करें, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अध्ययन क्यों जरूरी है। तो देखिए इसका एक रीज़न है कि जो आप वर्तमान भारत को देख रहे हैं, इस वर्तमान भारत में जो समस्याएं हैं, इनमें से कई समस्याओं का जो जड़ है वह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अतीत में आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको जो भी समस्याएं दिख रही है, इनमें से बहुत सारे समस्याएं ऐसे हैं जिसको समझने के लिए, जिसका उचित समाधान के लिए हमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं लैंड रिफॉर्म का इशूज है, या एग्रीकल्चर रिफॉर्म का इशूज है, या इस प्रकार के कई समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को समझने के लिए, इसका उचित समाधान के लिए हमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अध्ययन करना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अभी ब्रिटिश उपनिवेशवाद को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये उपनिवेशवादी सिद्धांत तो होता क्या है, ये कॉलोनियल थ्योरी क्या होता है। तो जो उपनिवेशवादी सिद्धांत है, जो कॉलोनियल थ्योरी है, वह इस बात पर बल देता है कि उपनिवेश का जो हित है वह मातृ देश के हितों के अधीन होनी चाहिए। मतलब उपनिवेश का जो हित है यह उपनिवेश बनाने वाले देश के हितों के अधीन होना चाहिए, ये इस बात पर बल दे रहा है। अब उपनिवेशवाद के मूल में क्या है, वह आर्थिक शोषण निहित है। क्या है, आर्थिक शोषण निहित है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक उपनिवेश पर पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, उपनिवेशवाद के मूल में आर्थिक शोषण तो है ही, लेकिन इस आर्थिक शोषण के साथ साथ क्या है, इस उपनिवेश पर राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब इन सारे चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि अगर हम उपनिवेशवाद की प्रक्रिया पर अगर हम ध्यान दें, तो ये उपनिवेशवाद की प्रक्रिया या उपनिवेश बनाने की जो प्रक्रिया है, ये यूरोप के उन महानगरों द्वारा शुरू की गई है जहां औद्योगिक क्रांति या व्यापारिक क्रांति बहुत पहले हो चुका था। उन महानगरों के द्वारा उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। और इस तरह हम भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को हम अलग अलग चरणों में देख सकते हैं, और उसे हम 3 चरणों में अध्ययन करेंगे। ठीक है, वी कैन स्टडी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन 3 फेजेज। ठीक है, तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं ये 3 चरण कौन कौन सा है। तो भारत में जब हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अध्ययन करेंगे, हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद को हम 3 चरणों में समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, उपनिवेशवाद का प्रथम चरण है। ठीक है, ये देखिए द फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म, जिसे हम
वाणिज्यिक पूंजीवाद या व्यापारिक पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। उपनिवेशवाद का जो प्रथम चरण है उसे हम वाणिज्यिक पूंजीवाद या व्यापारिक पूंजीवाद के नाम से जानते हैं, और इसका टाइम पीरियड जो है 1757 से 1813 के बीच है, 1757 से 1813 के बीच है। हम जब इस पर विस्तार से बात करेंगे हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे आखिर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रथम चरण 1757 से 1813 तक ही क्यों है, 1813 के बाद क्यों नहीं जा रहा है, हम इस बात पर भी विचार करेंगे। इसी तरह से जो उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण है, द सेकेंड फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म, इसे हम लोग औद्योगिक पूंजीवाद, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं, और ये जो फेज है ये 1813 से 1858 तक जाएगा। जब हम इस फेज को पढ़ेंगे हम वहाँ पर समझने का इस बात को प्रयास करेंगे आखिर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण जो सेकेंड फेज है, जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल फेज के नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं, आखिर यह 1813 से 1858 तक क्यों है, वहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक इसी तरह से जो उपनिवेशवाद का तृतीय चरण है, द थर्ड फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म, जिसे हम वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं, यह 1858 से शुरू होकर 1947 तक जाता है। जब हम इस फेज का अध्ययन करेंगे तो उस समय हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह 1858 से 1947 तक क्यों है। ठीक है, तो इन हम तीनों चरणों को, इन तीनों फेज को हम आगे की क्लास में एक एक कर देखते रहेंगे, लेकिन अभी हम कुछ और बातों को समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो अभी हम लोग उपनिवेशवाद के 3 चरण को देखे हैं, जिसमें से हम लोग थोड़ा सा उपनिवेशवाद का जो प्रथम चरण है इसको थोड़ा हम ब्रीफ में देख लेते हैं आखिर ये क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, उपनिवेशवाद का जो प्रथम चरण है जिसे हम लोग कमर्शियल कैपिटलिज्म या मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, वाणिज्यिक पूंजीवाद या व्यापारिक पूंजीवाद के नाम से जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1757 से 1813 के बीच में है, ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, इस फेज का उद्देश्य क्या है। तो आप देखेंगे जो प्रथम चरण है उपनिवेशवाद का जो प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण का क्या उद्देश्य है, तो आप देखेंगे इस प्रथम चरण का उद्देश्य है अधिकतम रूप में राजस्व का संग्रह करना, टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू कलेक्शन। इसमें क्या है, मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन करना है, ताकि उस रेवेन्यू का, उस राजस्व का एक बड़ा भाग जो है वो भारतीय व्यापार में इन्वेस्ट किया जा सके, निवेश किया जा सके। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, और इस चरण का उद्देश्य है कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाना। और क्या उद्देश्य है, और इस फर्स्ट फेज का उद्देश्य है भारत पर ब्रिटेन के अधिकार को मजबूत करना, ब्रिटेन के लिए फायदेमंद बनाना, भारत पर ब्रिटिश पकड़ को मजबूत करना, ये सब इसका क्या है, उद्देश्य है। चूँकि ये जो फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म है, जो प्रथम चरण है उपनिवेशवाद का, जिसे हम कमर्शियल कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं, इस चरण में हो क्या रहा है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अपना सेना रखा जा रहा है, ब्रिटिश कंपनी किला बना रहा है, युद्ध सामग्री खरीद रहा है, व्यापारिक वस्तु खरीद रहा है, तो इन सारे एक्टिविटीज़ के लिए, इन सारे कामों के लिए ब्रिटिश कंपनी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और ब्रिटिश कंपनी जो है ये सब पैसा पहले कहाँ से लाता था, ब्रिटेन से लाता था, ब्रिटेन से कीमती धातु लाता था, जिस पर ब्रिटिश सरकार आपत्ति करती थी। लेकिन 1757 के बाद क्या हुआ है, ब्रिटिश कंपनी को भारत से ही, भारतीय व्यापार से ही कुछ मुनाफा हो रहा है, तो उसी पैसा से क्या करेगा, अब भारतीय वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करेगा। अगर हम देखें जो फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म है, इस फेज में जो है कंपनी का पूरा ध्यान जो है वह आर्थिक लूट पर है, बंगाल को लूटने पर है। ठीक है, और इस तरह से देखेंगे ब्रिटिश कंपनी का जो प्रशासनिक ढांचा होगा, ब्रिटिश कंपनी का जो काम करने का तरीका होगा, वह क्या होगा,
वह इस तरह से उसका प्रशासनिक ढांचा होगा, इस तरह से उसका काम करने का तरीका होगा इस पेज में, कि ताकि ब्रिटिश कंपनी अधिक से अधिक राजस्व का संग्रह करे, अधिक से अधिक मुनाफा कमाए, ब्रिटिश कंपनी को अधिक से अधिक मुनाफा हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म है, जिसे हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रथम चरण के नाम से जानते हैं, इस प्रथम चरण में क्या हो रहा है, जिसे हम कमर्शियल कैपिटलिज्म, जिसे हम मर्केंटाइल कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं, व्यापारिक पूंजीवाद या वाणिज्यिक पूंजीवाद के नाम से जानते हैं, जो 1757 से 1813 तक चलेगा। इसमें जो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो अलग अलग नीति अपनाया जा रहा है, पॉलिटिकल पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, कल्चरल पॉलिसी, हम इन सारे पॉलिसी को अलग अलग देखेंगे। ठीक है, लेकिन इन सारे पॉलिसी को अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं, फिर हम इसका विस्तार से भी अध्ययन आगे करेंगे। अगर आप इसे ब्रीफ में समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म है, इस फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म का जो पॉलिटिकल पॉलिसी है, जो राजनीतिक नीति है, वह क्या है? वह है घेरे की नीति। वह है घेरे की नीति, जिसे हम रिंग फेंस पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग फेंस पॉलिसी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है जो शत्रु राज्य है, जो एनिमी स्टेट है, उसको मित्र राज्यों से घेरे रखना। अर्थात कंपनी का उद्देश्य यह है कि जो कंपनी का जीता हुआ प्रदेश है, इस जीते हुए क्षेत्र के पास एक बफर स्टेट की स्थापना करना है। क्या करना है? एक बफर स्टेट की स्थापना करना है, ताकि उस जीते हुए क्षेत्र, उस जीते हुए राज्य की रक्षा किया जा सके। यही है घेरे की नीति। जैसे आप देखेंगे, जब कंपनी को बंगाल का दीवानी मिला, जब कंपनी बंगाल में अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया, तो आप देखेंगे उस बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए 1765 के बाद आप देखेंगे इलाहाबाद के संधि के माध्यम से उस बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए अवध के साथ संधि किया जा रहा है, और अवध को एक बफर स्टेट के रूप में बनाया जा रहा है, क्योंकि उस समय बंगाल पर मराठा आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। तो बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए कंपनी ने इलाहाबाद के संधि के माध्यम से अवध के साथ संधि किया और अवध को बफर स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश किया, और इस तरह से कंपनी बंगाल को सुरक्षित रखा, मराठा आक्रमण से बचाया। तो अभी जो फर्स्ट चरण है ब्रिटिश उपनिवेशवाद का, इसमें जो पॉलिटिकल पॉलिसी है ब्रिटिश कंपनी का, वह है रिंग फेंस की पॉलिसी, वह है घेरे की नीति। ठीक है, ताकि अपने राज्यों को मित्र राज्यों से क्या करना है? घेर कर रखना है, शत्रु राज्यों से बचा कर रखना है, और बफर स्टेट के रूप में क्या करना है? डिजाइन करना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसका पॉलिटिकल पॉलिसी है। इसी तरीके से अगर हम समझने का प्रयास करें तो इस पॉलिटिकल पॉलिसी में क्या है? इस पॉलिटिकल पॉलिसी का उद्देश्य है ब्रिटिश कंपनी का कि राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना। क्या है? राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना। आप देखेंगे कि जब ब्रिटिश कंपनी को 1765 में बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटिश कंपनी क्या किया? पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टेब्लिश करके और बंगाल से रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा है, राजस्व प्राप्त कर रहा है, और साथ ही साथ जहाँ तक संभव हो जो यूरोपियंस राइवल्स हैं उसको क्या करना है? हर तरीके से इंडिया के व्यापार से बाहर करना है। ये इसका पॉलिटिकल पॉलिसी रहा है। ठीक इसी तरह आप देखेंगे जो फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म है, इसमें ब्रिटिश कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या है? तो आप देखेंगे इस समय ब्रिटिश कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में तो विशेष परिवर्तन नहीं कर रहा है, कुछ परिवर्तन कर रहा है, और कुछ परिवर्तन के साथ जो मुगल ढांचा है, जो मुगल प्रशासनिक ढांचा है, उस मुगल प्रशासनिक ढांचा को बना कर रखता है, और कंपनी भारत के आंतरिक प्रशासन में ज़्यादा हस्तक्षेप, ज़्यादा इंटरवीन करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये ब्रिटिश कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म में।
इसी तरीके से अगर हम समझने का प्रयास करें तो आप देखेंगे इस समय इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है ब्रिटिश कंपनी का। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म है, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो प्रथम चरण है, इसमें ब्रिटिश कंपनी का जो आर्थिक नीति है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, वह क्या है? भारत पे व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। वह कैसा पॉलिसी है? भारत के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। ठीक है। उसके बाद कम से कम मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदना और फिर यूरोप में अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचना, ये इसका इकोनॉमिक पॉलिसी रहा है। इस तरह देखेंगे जो ब्रिटिश कंपनी का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इस इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण क्या हो रहा है? भारत का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, जो हस्तशिल्प उद्योग है, उसका पतन हो रहा है, उसका डिक्लाइन हो रहा है और धन की निकासी हो रही है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। ये ब्रिटिश कंपनी के इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रभाव है। तो हम इन सारे मुद्दों को हम लोग विस्तार से देखेंगे अलग अलग, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझने का सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे जब बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण होता है तो इसके बाद बंगाल के आर्थिक शोषण की प्रक्रिया शुरू होती है और इस क्रम में देखेंगे बंगाल का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है और उस इंडस्ट्रीज में जो आर्टिजन्स लगे हुए हैं, जो और काम करने वाले जो मजदूर लगे हुए हैं, उन सबको प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें महंगे दामों पर रॉ मटेरियल्स दिया जा रहा है, सस्ते दामों पर तैयार माल खरीदा जा रहा है और इस तरह से देखेंगे भारत में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होने लगता है और उस इंडस्ट्रीज पर जो डिपेंडेंट थे आर्टिजन्स या जो भी मजदूर, उन सारे लोगों का क्या होता है? फिर वह कृषि की तरफ मूव करते हैं और इस तरह देखेंगे भारत में एक बड़ी जनसंख्या है जो कृषि पर डिपेंडेंट हो जाएगा और इस तरह से कृषि पर अधिभार बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश कंपनी किस तरह से भारत का शोषण करना शुरू किया है। और ब्रिटिश कंपनी जो भारत में शोषण कर रहा है, चाहे वो लगान के माध्यम से हो, राजस्व के माध्यम से हो या कर के माध्यम से हो या किसी अन्य तरीके से हो, इसका परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश कंपनी के पास, ब्रिटेन के पास बहुत सारे पूंजी इकट्ठा हो गए। इस शोषण से क्या हुआ है? ब्रिटिश को बहुत सारा पूंजी इकट्ठा हुआ है और आगे आप देखेंगे जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, जब औद्योगिक क्रांति होगा 1760 के बाद, तो आप देखेंगे ये पूंजी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो इस तरह से ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुआ है, आप देख रहे हैं कि आज जो ब्रिटेन में जो बड़े बड़े शहर हैं, लंदन जैसे जो शहर हैं, वो जो शहर इतना चकमका रहा है, इस शहर को बनाने में, वहाँ के उद्योग को बनाने में भारत की पूंजी, जो भारतीय लोगों का जो शोषण हुआ है, जो भारतीय आर्टिजन्स का जो शोषण हुआ है, भारतीय किसानों का जो शोषण हुआ है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय पूंजी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ठीक है। तो ये रहा है ब्रिटिश कंपनी का इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे जो फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म है, इसमें सोशल पॉलिसी क्या है? तो आप देखेंगे इसमें सोशल पॉलिसी रहा है ब्रिटिश कंपनी का। तो ब्रिटिश कंपनी जो है इस समय जो भारत में जो प्रचलित सामाजिक ढांचा है उसमें किसी तरह का बदलाव का प्रयास नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी को अभी डर है यदि हम सामाजिक ढांचे में, सांस्कृतिक ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन करेंगे तो फिर क्या होगा? भारत के लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमें यहाँ शासन चलाना आसान नहीं होगा। इसलिए ब्रिटिश कंपनी सोशल पॉलिसी के तहत किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर रहा है। और जो ब्रिटिश कंपनी का जो कल्चरल पॉलिसी रहा है वह है प्राच्यवाद पर बल दिया जाना, एम्फेसिस ऑन ओरिएंटलिज्म। ये प्राच्यवाद क्या है? तो आप देखेंगे इस समय जितने भी स्कॉलर आए हैं, जितने भी बुद्धिजीवी आए हैं, उन्होंने भारत के प्राचीन संस्कृति का गौरवगान किया है, उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति को गौरवशाली घोषित किया है। लेकिन इसी क्रम में उन्होंने क्या कहा है कि प्राचीन भारत तो गौरवशाली भारत था, लेकिन जो वर्तमान भारत है वह अवनति के काल में आ गया है, डिक्लाइन फेज में आ चुका है। और वर्तमान भारत को भी गौरवशाली फेज में ले जाने के लिए ब्रिटिश को यहाँ पर शासन करना होगा। और इस तरह से कहीं न कहीं वो जो प्रारंभिक जो बुद्धिजीवी हैं, जो ब्रिटिश बुद्धिजीवी है, वह कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन को औचित्य को सिद्ध कर देता है। हम इन सारे मुद्दों को विस्तार से अलग अलग टॉपिक में देखेंगे। ठीक है। तो हमने आज देखा ब्रिटिश उपनिवेशवाद,
हमने ये समझने का प्रयास किया भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद 3 अलग अलग चरणों में काम किया है। इसमें अलग अलग तरह की उनकी गतिविधियां रही है। इन सारे गतिविधियों को, इन सारे एक्टिविटीज़ को हम अलग अलग क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। आज हम समझ लिए हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद को हम लोग 3 अलग अलग फेज में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो पहला फेज है उसका नाम है व्यापारिक पूंजीवाद, कमर्शियल कैपिटलिज्म या मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। ठीक इसी तरह से ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो द्वितीय चरण है उसका नाम है औद्योगिक पूंजीवाद, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। और ठीक इसी तरह से ब्रिटिश उपनिवेशवाद का तीसरा और अंतिम चरण जो कि 1947 तक चल रहा है, इसका नाम है वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। इन सारे पूंजीवाद का, इन सारे चरणों का हम लोग अलग अलग क्लासों में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हम लोग ब्रिटिश कैपिटलिज्म का जो ब्रिटिश पूंजीवाद है, इस ब्रिटिश पूंजीवाद का जो प्रथम चरण है जिसे हम लोग कमर्शियल कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं, इन चरणों का हम लोग ब्रीफ में स्टडी किए हैं। फिर इन सारे फैक्टर को हम अलग से अलग अलग क्लासों में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं हम क्लास को छोड़ रहे हैं। फिर हम लोग